नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय इतिहास की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। गुप्त काल हम पढ़ चुके हैं, हूणों के विषय में भी अध्ययन कर चुके हैं और बल्लभी के मैत्रकों को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ छोटे राजवंश थे जैसे उत्तरगुप्त, जिनका मालवा और मगध पर अधिकार था, और एक राजवंश था मौखरी राजवंश, जिसका कन्नौज पर अधिकार था। इसी के साथ थानेश्वर से एक छोटा सा राजवंश निकला जिसका नाम था पुष्यभूति या वर्धन वंश। ये पुष्यभूति या वर्धन जो वंश था, ये कोई बहुत बड़ा राजवंश नहीं रहा। स्टार्टिंग जब इसकी हुई तो ये बहुत सीमित क्षेत्र से हुई जो सतलज नदी के और यमुना नदी के आसपास पड़ता था। सतलज और यमुना के बीच में इनका साम्राज्य छोटा सा था और इन्होंने एक स्थापित शासकों के रूप में शासन किया और अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा किया था। इसमें इनके कुछ प्रमुख शासक हुए थे जिनके नाम इस प्रकार थे। जैसे सबसे पहला इनका कोई आदि पुरुष पुष्यभूति के नाम से रहा था। उसके बाद इस वंश का पहला स्थापित जो शासक था जिसने इस राजवंश की स्थापना की, उसे नरवर्धन को माना जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन के जो लेख मिले हैं उनमें नरवर्धन से ही वंशावली की स्टार्टिंग होती है। नरवर्धन के बाद राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के बाद आदित्यवर्धन और उनके बाद फिर प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन को इस राजवंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है, यानी प्रभाकर वर्धन ही इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक था। प्रभाकर वर्धन ने ही इस राजवंश को चरम पर पहुंचाया और बहुत स्थापित एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है अपने कंट्रोल में किया और एक राजवंश को एक प्रसिद्धि दिलाई। तो वह राजा था प्रभाकर वर्धन। हालांकि इस राजवंश का सबसे प्रतापी और सबसे ताकतवर जो शासक हुआ, उस राजा का नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हर्षवर्धन भारत के महानतम सम्राटों में एक था। हर्षवर्धन जो थे वो प्रारंभ में सूर्य के उपासक थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था। बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनी छत्र छाया में बढ़ने दिया, संरक्षण दिया और भारत के भूगोल पर जो उत्तर भारत कंप्लीटली था उस पर उसने शासन किया। यानी कंप्लीट जो उत्तर भारत था ये हर्षवर्धन के कंट्रोल में आया करता था। तो हर्षवर्धन एक व्यापक क्षेत्र का स्वामी था और संभवतः उसने इस क्षेत्र को बनाने के लिए काफी लंबे और काफी बड़े युद्ध लड़े थे। हर्षवर्धन उत्तर भारत की राजनीति में एक इस प्रकार के राजवंश की स्थापना करके गया और उसके बाद जब उनका कोई पुत्र नहीं रहा तो यह राजवंश समाप्त होने के बाद, जब उनका कोई पुत्र नहीं था, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उत्तर भारत में पुनः जैसे गुप्तों के पतन के बाद अराजकता फैली थी, ऐसे ही हर्षवर्धन के पतन के बाद उत्तर भारत में अराजकता फैल गई और उसका लाभ उठाया पश्चिमी शासक, जिनमें थे प्रमुख रूप से अरबों ने लाभ उठाया और भारत पर अरबों के आक्रमण होना स्टार्ट हो गए। हालांकि हर्षवर्धन के पतन के बाद उत्तर भारत में एक सक्रिय शक्ति स्थापित हुई जो प्रतिहार राजवंश था। पूर्वी भारत में जो गौड़ क्षेत्र था वहां पे पाल वंश की स्थापना हुई और दक्षिण भारत में इन चालुक्यों के पतन के बाद, हर्षवर्धन के पतन के बाद दक्षिण भारत में आपके राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना हुई। उन चीजों को हम बाद में अध्ययन करेंगे। अभी हम केवल इतना समझेंगे कि जो पुष्यभूति या वर्धन वंश था, इसकी स्थापना किसने की, ये जो राजवंश था इसकी जाति क्या रही, यह जो राजवंश था इसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं, और यह जो राजवंश था इसका साम्राज्य जो था वो किस प्रकार से प्रसारित किया गया, वो सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इतना देख लीजिए, मैं कुछ एक बार जगहों के नाम बता देता हूं, क्योंकि फिर आप जब इसको अध्ययन करेंगे तो इन जगहों को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे कश्मीर था और कश्मीर में कोई राजा शासन कर रहा था जिसका नाम उल्लेखित नहीं है। इधर हूणों का शासन था पंजाब से उधर। इधर थानेश्वर या स्थानीश्वर या थानेश्वर एक जगह है जो वर्तमान में कहां पड़ती है, हरियाणा में पड़ती है। थानेश्वर जो है वर्तमान में है, वहां पे इनका राजवंश स्टार्ट होगा। मंडोर में गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। राजस्थान के पश्चिमी जो क्षेत्र था उसे गुर्जर क्षेत्र कहा जाता था, गुर्जरत्रा कहा जाता था। उस गुर्जरत्रा में प्रतिहारों का शासन था, इस वजह से गुर्जर प्रतिहार कहलाए। सिंध में साहसी राय नाम का कोई शासक शासन कर रहा था। इसी प्रकार कन्नौज में मौखरी वंश का शासन था और यहां पे जो शासन कर रहा था उसका नाम था ग्रहवर्मा। इसी प्रकार
प्रकार मगध पर कोई पूर्ण वर्मा नाम का कोई मौर्य वंश का शासक शासन कर रहा था। इसी तरह गौड़ जो क्षेत्र जिसे हम बंगाल कहते हैं, उस बंगाल में शशांक शासन कर रहा था, जिसकी राजधानी थी आपके कर्ण सुवर्ण। इसी प्रकार कामरूप यानी कि असम में भास्कर वर्मा का शासन था। कुंगोद ये उड़ीसा में जगह पड़ती है। और मालवा में परवर्ती जो गुप्त थे, उन परवर्ती गुप्त या उत्तर गुप्तों में महासेन गुप्त नाम का एक शासक शासन कर रहा था। इधर बल्लभी था, बल्लभी में आपके मैत्रक वंश का शासन था, जिनमें प्रमुख रूप से जो शासक था ध्रुव सेन द्वितीय, ठीक है, या ऐसे ध्रुव भट्ट द्वितीय जिसका नाम था। इधर दक्षिण भारत में उस समय चालुक्यों का शासन था और इनकी राजधानी थी बातापी या बादामी। और इनमें एक सबसे ताकतवर शासक हुआ जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, जो हर्ष को भी पराजित कर देता है। इसी प्रकार कुंतल और यहाँ पे कांची में पल्लव राजवंश का शासन था और पल्लव राजवंश का प्रमुख शासक था महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन प्रथम, जो हर्षवर्धन के समकालीन रहे थे। इसी समय चाइना में ताइशुंग नाम का एक शासक था और ताइशुंग के साथ हर्ष ने अपना कह सकते हैं पत्र व्यवहार किया और अपने राजदूत वहां भेजे और ताइशुंग ने भी प्रत्युत्तर में 2 राजदूत भारत भेजे थे। अभी हम ये समझने वाले हैं इस पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में। अभी हमने केवल इस राजवंश से संबंधित कुछ जगहों के बारे में जाना है, क्योंकि ये जगह अगर आपको नहीं समझ आएंगी तो बाद में जब इनके साथ कुछ संबंध होंगे वो भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो अभी समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पे पुष्यभूति या वर्धन वंश, पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कोई पुष्यभूति नाम का कोई व्यक्ति रहा था। यानी पुष्यभूति इनके वंश में कोई प्रारंभ में कोई शासक रहा था, कोई छोटा मोटा, जिसने इस राजवंश की स्थापना की, तो उसके नाम से ही इस राजवंश का नाम पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश नाम पड़ गया। क्योंकि इस राजवंश के सभी शासकों के नाम के पीछे वर्धन या वर्धन जो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, तो ये नाम लगा मिलता है पीछे, तो इसलिए इनका पुष्यभूति या वर्धन वंश हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो पुष्यभूति या वर्धन वंश था, इनकी जाति क्या थी। तो इसकी जाति के संबंध में R.S. त्रिपाठी कहते हैं, R.S. त्रिपाठी, इन्होंने इन्हें वैश्य बताया है, वैश्य। इसके अलावा अगर मैं चीनी स्रोतों की बात करूं, चीनी स्रोतों में भी इन्हें वैश्य ही बताया गया है। इसके अलावा एक प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है आर्यश्री मंजू मूलकल्प। इस आर्यश्री मंजू मूलकल्प में भी इन्हें वैश्य बताया, वैश्य यानी बनिए बताया है, ठीक है। तो ये आपको अगर ये पूछे कि पुष्यभूति या वर्धन वंश की जाति जो बताई जाती है वो कौन सी बताई जाती है, वैश्य बताई जाती है, तो किसने बताया, R.S. त्रिपाठी ने बताया, चीनी स्रोतों ने बताया और आर्यश्री मंजू मूलकल्प ग्रंथ में भी इनकी जो है जाति वो वैश्य मिलती है। इसके अलावा यदि हम बात करें के.पी. जायसवाल की, के.पी. जायसवाल, इन्होंने इन्हें क्षत्रिय कहा है। क्या कहा है, क्षत्रिय कहा है, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए। तो यहां पे पुष्यभूति राजवंश की अगर जाति की बात करें तो आपको अगर एक ऑप्शन चुनना है तो वो वैश्य चुनना है, क्योंकि ज्यादातर जो जानकारी है वो वैश्य इनकी जो जाति मिलती है। लेकिन के.पी. जायसवाल ने इनकी कौन सी जाति बताई है, क्षत्रिय बताई है। चलिए ये तो हो गया इनकी जाति के बारे में। अब हम बात करेंगे इनके जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत। देखिए बच्चों, जानकारी जो प्रमुख रूप से पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में मिलती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें हर्षचरित से। हर्षचरित ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचयिता थे बाणभट्ट। और ये जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है, और बहुत ही विद्वान थे। इनके कई ग्रंथ हैं, चंडी शतक और कादंबरी भी इन्होंने लिखा था, तो कादंबरी से भी इनकी जानकारी मिल जाएगी, कादंबरी, ठीक है। हर्षचरित जो है इसके बारे में अभी एक हरियाणा में एक एग्जाम हुआ था 2019 में। उस एग्जाम में ये पूछा था कि हर्षचरित जो है इसके भाग कितने हैं, तो इसके 8 भाग हैं और इन भागों को कहा जाता है उच्छ्वास। क्या कहा जाता है, उच्छ्वास, यानी इसके 8 उच्छ्वास या 8 भाग हैं। इन 8 भागों में जो प्रारंभिक 3 भाग हैं, शुरुआत के जो 3 भाग हैं उसमें जानकारी मिलती है, बाणभट्ट के परिचय मिलता है इसमें, यानी बाणभट्ट की ही जानकारी मिलती है, जो लेखक है उसकी जानकारी मिलती है, उसका परिचय मिलता है। बाकी के जो 5 भाग रहेंगे उनमें किसकी जानकारी मिलेगी, वर्धन वंश की जानकारी
मिल जाएगी। ठीक है, तो इनकी जानकारी के स्रोतों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हर्षचरित, जो बाणभट्ट ने लिखा था। अगर बात करें हर्षचरित की तो इसमें 8 भाग हैं। प्रारंभिक 3 भागों में बाण ने स्वयं का परिचय दिया है, खुद की जानकारी दी है, और बाकी के 5 भागों में इसमें पुष्यभूति या वर्धन वंश की जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हमसे बात की जाए कि इनकी जानकारी और किस ग्रंथ में मिलेगी, तो फिर मिलेगी हेनसांग के विवरण में। हेनसांग हर्षवर्धन के समकालीन आया था और हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी सीयूकी। इस सीयूकी नामक पुस्तक में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक चीनी यात्री और रहा जिसका नाम था इत्सिंग, जो हेनसांग के बाद आया था। इस इत्सिंग के विवरण में भी आपके वर्धन वंश की जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर इनके अभिलेखों की मैं बात करूं कि कौन कौन से अभिलेखों में जानकारी मिलती है, तो 2 अभिलेख मुख्य हैं। एक है वंशखेड़ा अभिलेख, वंशखेड़ा अभिलेख जो आपके शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, और दूसरा है मधुबन, मधुबन जो आपके मऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इन दोनों अभिलेखों से भी पुष्यभूति या वर्धन वंश की जानकारी हमको मिल जाती है। तो ये तो रही जानकारी के स्रोत। तो जानकारी के स्रोतों में प्रमुख रूप से कौन सा है? हर्षचरित है, कादंबरी है, हेनसांग का विवरण है, और आपके इत्सिंग का विवरण है, और ये 2 अभिलेख जो वंशखेड़ा और मधुबन अभिलेख हैं, इनसे जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक प्राचीन ग्रंथ है आर्य श्री मंजू मूलकल्प, उससे भी इनकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो ये तो हमारा हो गया इनका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इन राजाओं के बारे में। ठीक है, तो इस राजवंश का पहला जो शासक था, यानी इस राजवंश का जो संस्थापक माना जाता है, किसके हिसाब से? हर्ष के लेखों के हिसाब से, हर्षवर्धन के लेखों के हिसाब से जिसका संस्थापक माना जाता है वो नरवर्धन को माना जाता है। और इस नरवर्धन की पत्नी का नाम था वज्रनी। इसकी पत्नी का नाम क्या था? वज्रनी। इस वज्रनी का बेटा हुआ था राज्यवर्धन। वज्रनी का बेटा कौन था? राज्यवर्धन। यानी नरवर्धन और वज्रनी से राज्यवर्धन नामक पुत्र इनके हुआ था। इस राज्यवर्धन की पत्नी का नाम था अप्सरा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिए। राज्यवर्धन की पत्नी का नाम क्या है? अप्सरा था। इस अप्सरा का बेटा कौन हो गया? आदित्यवर्धन। उसके बाद आदित्यवर्धन का विवाह हुआ महासेन गुप्ता से। अब थोड़ा मैं यहाँ पे समझाऊंगा एक चीज, उसको थोड़ा समझ लेना। महासेन गुप्ता के साथ आदित्यवर्धन का विवाह हुआ था, और इस महासेन गुप्ता का बेटा था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती, जिसे मालवा के शासक मालवा के राजा यशोधर्मन की बहन माना जाता है। यशोधर्मन की बहन माना जाता है। किसको? मालवा के शासक यशोधर्मन की बहन किसको माना जाता है? इसको यशोमती को माना जाता है। ठीक है, और इस यशोमती का जो कह सकते हैं भाई का लड़का था, जिसका उसका नाम था भंडी, जिसका हम विवरण आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहाँ मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको आप हर्षवर्धन में उनका बहुत ज्यादा उपयोग होगा, और अगर आप ये अच्छे से नहीं समझेंगे तो बाद में हर्षवर्धन में थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो थोड़ा इस तरह से समझ लें, एक तो महासेन गुप्ता इंपॉर्टेंट है और एक यशोमती इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो आपको याद होना चाहिए, और सारा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो यहां ध्यान दीजिए कि अप्सरा का बेटा आदित्यवर्धन था, और आदित्यवर्धन का विवाह हुआ महासेन गुप्ता से। ये महासेन गुप्ता थी महासेन गुप्त की बहन। महासेन गुप्त की क्या थी? ये बहन थी। अब आप पूछेंगे कि महासेन गुप्त कौन था? तो महासेन गुप्त परवर्ती गुप्त या उत्तरवर्ती जो गुप्त रहे, जिनका साम्राज्य मगध और मालवा के आसपास फैला था, तो ये मालवा पर इसका शासन था महासेन गुप्त का। अब महासेन गुप्त के कुछ बेटे थे। महासेन गुप्त के बेटे थे, एक बेटा था देवगुप्त, एक था माधव गुप्त, और एक था कुमार गुप्त। ठीक है, अब देखिए यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। महासेन गुप्त मालवा का राजा था, जिसकी बहन का विवाह आदित्यवर्धन नामक एक वर्धन शासक के साथ हुआ था, और उसके बेटे का नाम हुआ प्रभाकर वर्धन। ठीक है, महासेन गुप्त के 3 बेटे थे, देवगुप्त था, माधव गुप्त था और कुमार गुप्त था। इसके जो मतलब ज्येष्ठ रानी से जो पुत्र थे उनके नाम थे माधव गुप्त और कुमार गुप्त, जिनको यह शासक बनाना चाहता था। और देवगुप्त जो था ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अब देवगुप्त को लगा कि मैं कैसे शासक बनूं, तो उसने क्या किया? देवगुप्त ने गौड़ शासक शशांक से मित्रता कर ली। देवगुप्त ने किससे मित्रता कर ली? शशांक से मित्रता कर ली थी। ठीक है,
इसलिए महासेन गुप्त बुढ़ा हो चुका था, इसलिए महासेन गुप्त को लगा कि ये माधव गुप्त और कुमार गुप्त को कहीं देवगुप्त मार ना दे, इसलिए माधव गुप्त और कुमार गुप्त को भेज दिया कहां पे, थानेश्वर, यानी अपनी बुआ के। ठीक है, कहां भेज दिया, अपनी बुआ के। तो ये जो प्रभाकर वर्धन था, इसके टाइम पे माधव गुप्त और कुमार गुप्त जो थे वो पले बड़े थे। ठीक है, कौन से दरबार में, थानेश्वर के दरबार में। ठीक है, अब यहां से शत्रुता का कारण समझ लेना कि जो ये परवर्ती गुप्तों का शासक था देवगुप्त, जब इसके विरोधियों को शरण दी थानेश्वर के शासक वर्धन शासक ने, तो देवगुप्त जो है वो इनसे एंटी हो गया, चिढ़ गया। क्या हुआ, चिढ़ गया। अब यहां पे उत्तर भारत की ताकतवर शक्तियों को समझ लीजिए। मालवा में गुप्तों का शासन था और कन्नौज में मौखरियों का शासन था। ठीक है, और यहां पे गौड़ क्षेत्र में शशांक का शासन हुआ करता था। और थानेश्वर में शासन कौन कर रहे थे, थानेश्वर में तो वर्धन वंश का शासन था, पुष्यभूति वंश का शासन था। अब यहां पे थोड़ी सी कोशिश करना समझने की बच्चों। अब जब राजा बना आपके प्रभाकर वर्धन, तो ये एक ताकतवर राजा था, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। प्रभाकर वर्धन एक ताकतवर राजा था। प्रभाकर वर्धन की उपाधि थी हूण हरिण केसरी। हूण हरिण केसरी, इसका आशय है कि यह हूण रूपी हिरणों के लिए शेर के समान था। हूण रूपी हिरणों के लिए कैसा था, शेर के समान। जैसे शेर हिरणों का शिकार करता है, उसी तरह प्रभाकर वर्धन ने हूणों को मार भगाया था। ठीक है, तो हूणों के लिए ये बहुत बड़ा शत्रु था, हूणों का ये प्रभाकर वर्धन। और इसकी उपाधि थी परमेश्वर और परम भट्टारक। परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि थी। और ये उपाधियां जो व्यक्ति धारण करता था, जो राजा धारण करता था, उसे स्वतंत्र शासक माना जाता था। तो यानी प्रभाकर वर्धन एक स्वतंत्र शासक था, जिसे हूण रूप हरिण केसरी और परमेश्वर और परम भट्टारक के नाम से जाना जाता था। तो प्रभाकर वर्धन इतना शक्तिशाली था कि इसने उस समय सिंध को भी जीत लिया था, हूणों को पराजित कर ही दिया था। ये जो आपके बल्लभी का जो क्षेत्र है, ये इसके कब्जे में हुआ करता था। और यहाँ पे ये जो आपके उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र है और मालवा का जो क्षेत्र है, वो ये सारा इसके कंट्रोल में हुआ करता था। यानी इसने अपना साम्राज्य को काफी विस्तृत कर लिया था। किसने, प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है, अब इस प्रभाकर वर्धन के दो बेटे हुए। ये किस्सा अभी साइड में चलेंगे अपन। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन, छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन, और इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था राज्यश्री। क्या नाम था, राज्यश्री। तो इसने एक कूटनीतिक चाल चली। कूटनीतिक चाल ये थी कि उत्तर भारत के एक ताकतवर शक्ति मौखरी भी हुआ करते थे, जिनका कन्नौज प्रशासन था। कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, गंगा नदी के किनारे। तो कन्नौज का एक राजा था ग्रहवर्मा। तो ग्रहवर्मा कौन से वंश का शासक था, मौखरी वंश का। कन्नौज में मौखरी वंश का शासन था। तो मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कर दिया। और इस विवाह का कारण क्या था, इस विवाह का कारण था कि इनके पड़ोस में ही मालवा में महासेन गुप्त की तो मृत्यु हो गई थी। तो यहां पे शासन किसका शुरू हो गया था, देवगुप्त का। किसका शासन शुरू हो गया था, देवगुप्त का। ठीक है, तो देवगुप्त यहां पे मालवा में शासन करने लगा था। तो इसलिए इस देवगुप्त और शशांक की जो संयुक्त शक्ति थी, उसको रोकने के लिए थानेश्वर के शासक ने मौखरी वंश के शासक के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, जिससे कि ये दो शक्ति इन दो शक्तियों से मुकाबला कर सकें। ठीक है, तो ग्रहवर्मा का विवाह है वो राज्यश्री के साथ हो गया। और इसके दो बेटे थे प्रभाकर वर्धन के, राज्यवर्धन और हर्ष। अब थोड़ा सा समझना, प्रभाकर वर्धन के समय एक आक्रमण हुआ हूण लोगों का। हूण लोगों का आक्रमण हुआ तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों ही लड़ने गए। हर्षवर्धन की उम्र उस समय लगभग 14 या 15 साल थी, और आपके राज्यवर्धन की उम्र उस समय लगभग 18 वर्ष थी। ठीक है, तो ये दोनों भाई लड़ने गए। अब हर्षवर्धन को, राज्यवर्धन एक ताकतवर व्यक्ति था, यानी इसको युद्ध नीति अच्छे से आती थी, कूटनीति अच्छे से आती थी। तो ये लड़ने गया, तो इसने वो हूणों को पराजित कर दिया। तो दूसरा बेटा था हर्ष, तो हर्ष लग गया अपने खेलने में, क्योंकि छोटा था तो ये अपने सैर सपाटे में उस समय लग गया। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुरंगक। कुरंगक ये एक दूत था। ये दूत आया हर्षवर्धन के पास। इसने हर्षवर्धन को जानकारी दी कि आपके पिता प्रभाकर वर्धन वृद्ध हो चुके हैं और वो बहुत ही बीमार हैं। ठीक है, तो इनका एक राजवैद्य था जिसका नाम था सुसेन। इनके राजवैद्य का नाम क्या था, सुसेन वैद्य।
इस सुसेन वैद्य ने प्रभाकर वर्धन का खूब इलाज किया, लेकिन ये प्रभाकर वर्धन को बचा नहीं सका। तो प्रभाकर वर्धन के साथ ही इसकी जो पत्नी थी यशोमती यानी हर्ष की माता, ये भी क्या हो गई, सती हो गई। ये कहानी थोड़ी लंबी और काफी इंटरेस्टिंग है, अगर पूरी कहानी आप सुनेंगे तो ही आपको समझ आएगी। अभी ये कहानी बन रही है, ठीक है, अभी थोड़ा समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी कहानी है ये। देखिए होता क्या है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती क्या हो जाती है, ये सती हो जाती है। क्या हो जाती है, सती हो जाती है, ठीक है। तो अब कौन रह जाते हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। इधर से दूसरा काम ये हुआ कि जो देवगुप्त था इसने शशांक के साथ मिलकर इस गृहवर्मा की हत्या कर दी। इसकी हत्या किसने की, देवगुप्त ने। इधर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तो इसका लाभ किसने उठाया, देवगुप्त ने उठाया, और देवगुप्त ने मौखरी शासक गृहवर्मा की हत्या कर दी, यानी राज्यश्री के पति की हत्या कर दी। अब इस चीज की जो सूचना थी, गृहवर्मा के मृत्यु की जो सूचना थी, वो मिली किसको, राज्यवर्धन को। अब यहां थोड़ा समझने की कोशिश करना, जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, राज्यवर्धन जो था वो संन्यास ग्रहण करना चाहता था और राज्य का जो भार था वो हर्षवर्धन को सौंपना चाह रहा था। राज्यवर्धन ने कहा कि हर्ष आप शासन करिए। हर्ष ने कहा कि भैया मैं छोटा हूं तो मैं शासन नहीं कर सकता, और दूसरा आपके होते हुए मुझे शासन करने की आवश्यकता नहीं है, आप संन्यास ग्रहण नहीं करें, आप शासन करें। लेकिन जब यह सूचना मिली कि गृहवर्मा की हत्या यानी इनके आपके जमाता की जो हत्या थी वो कर दी गई है, तो राज्यवर्धन तुरंत अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो गया और उसने हमला किया देवगुप्त पर। देवगुप्त कन्नौज में शासन कर रहा था, उसने राज्यश्री को बंदी बना लिया था। अतः देवगुप्त पर जब हमला हुआ तो देवगुप्त मारा गया। देवगुप्त क्या हो गया, मारा गया। देवगुप्त मर गया। देवगुप्त कहां का राजा था, मालवा का राजा था। तो ये मर गया, तो इसका मित्र कौन था, शशांक। शशांक ने एक चाल चली। क्या चाल थी कि जो राज्यवर्धन है इससे कहा कि मैं आपकी वीरता से बड़ा प्रभावित हूं। किसने कहा, शशांक ने, जो गौड़ राजा था, जो देवगुप्त का मित्र था। अब चूंकि देवगुप्त को मार दिया है तो थोड़ा समझना, देवगुप्त ने कन्नौज के राजा को मारा, तो थानेश्वर के राजा राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। अतः देवगुप्त की मृत्यु का बदला लेना चाहता है शशांक। तो शशांक ने क्या किया, शशांक ने राज्यवर्धन से कहा कि मैं आपके साथ आपकी वीरता से बड़ा प्रभावित हूं, आपने बहुत उल्लेखनीय काम किया है, आपकी चर्चाएं मैंने दूर दूर तक सुनी है, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। ठीक है, राज्यवर्धन ने सोचा कि सच में ही पुत्री का विवाह करना चाह रहा होगा, तो ये शशांक के महल में चला जाता है। शशांक का महल कौन सा था, कर्ण सुवर्ण में। कर्ण सुवर्ण कहां पड़ता है, बंगाल में। ये उसकी राजधानी थी शशांक की, उस महल में ये चला जाता है। तो राज्यवर्धन कर्ण सुवर्ण में जो है शशांक के महल में चला जाता है। वहां पे राज्यवर्धन की शशांक ने हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन की हत्या हो गई। अब पूरी कहानी दोबारा से समझना। थानेश्वर में एक राजवंश शासन कर रहा था जिसका शासक था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन वृद्ध हो गया, हूणों का आक्रमण हुआ था, तो राज्यवर्धन लड़ने गया था। उधर हर्ष को प्रभाकर वर्धन के बीमार होने की सूचना मिली और इसको बचाया नहीं जा सका, तो इसकी माता भी सती हो गई। तो हर्षवर्धन ने राज्यवर्धन को बुलवाया। राज्यवर्धन क्या बनना चाहता था, सन्यासी बनना चाहता था। और सन्यासी बनना चाहता था तो हर्षवर्धन ने क्या समझाया उसे कि आपको सन्यासी नहीं बनना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको राज्य करना चाहिए। लेकिन राज्यवर्धन तैयार नहीं था। और जब ये सूचना प्रभाकर वर्धन के मरने की सूचना देवगुप्त को मिली, तो देवगुप्त ने क्या किया, देवगुप्त ने मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा की हत्या कर दी थी। जब इस बात की सूचना राज्यवर्धन को मिली तो राज्यवर्धन ने इस देवगुप्त की भी क्या कर दी, हत्या कर दी। कन्नौज पर आक्रमण किया, अपनी बहन को मुक्त कराया जिसको कि देवगुप्त ने बंदी बना रखा था, और इसने अपनी बहन को मुक्त करा के इस देवगुप्त की हत्या कर दी। और जब देवगुप्त की हत्या कर दी तो देवगुप्त का मित्र कौन था, शशांक। शशांक ने क्या किया, शशांक ने इस राज्यवर्धन से सीधे युद्ध करने के बजाय राज्यवर्धन को अपने राज्य में बुलाया, अपनी पुत्री से विवाह का प्रलोभन दिया और अपने महल में इस राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। ठीक है, अब इस बात की सूचना एक कुंतल नामक अश्वारोही था। अश्वारोही समझते हैं, घोड़े पर सवार, जिससे जो सूचनाएं भेजता था। तो कुंतल नामक जो एक राजदूत था उसने राज्यवर्धन की मृत्यु की सूचना हर्षवर्धन को दी। हर्ष बहुत छोटे थे। हर्ष का जन्म 590 4 जून 590 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है,
4 जून 590 में हर्ष का जन्म हुआ था और यह घटना थी आपके 605 की, ठीक है, 605 ईस्वी की। यानी हर्ष की उम्र कितनी थी? लगभग 15 वर्ष। बहुत छोटी उम्र में था हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन को यह सूचना मिली, हर्षवर्धन बड़े क्रोधित हो गए। अब उनको सूचना किस प्रकार से मिली वो समझिए। सूचना इस प्रकार से मिली कि जो थानेश्वर का शासक राज्यवर्धन है वो तो मारा जा चुका है, राज्यश्री कहीं विंध्य पर्वत की ओर भाग गई है। राज्यश्री बचने के लिए किधर चली गई? विंध्य पर्वत की ओर चली गई, विंध्य पर्वतों में चली गई, ठीक है। हर्ष को यह सूचना मिली कि राज्यश्री विंध्य पर्वतों में चली गई, भाई की मृत्यु हो गई है। अब हर्षवर्धन बड़ा क्रोधित हो गया। हर्षवर्धन ने प्रतिज्ञा की कि या तो मैं इस पृथ्वी को गॉड विहीन कर दूंगा। क्या प्रतिज्ञा की? कि या तो मैं इस पृथ्वी को गॉड विहीन कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं कर सका तो जिस प्रकार पतंगा अग्नि में प्रवेश करता है तो घी की जलती हुई अग्नि में मैं खुद प्रवेश कर जाऊंगा। हर्षवर्धन की प्रतिज्ञा समझें कि या तो कि असली कारण क्या था? शशांक। देवगुप्त को किसने उकसाया था? शशांक नहीं तो उकसाया था। अगर शशांक देवगुप्त को नहीं उकसाता तो ये मौखरी शासक ग्रहवर्मा की हत्या नहीं करता। जब ये ग्रहवर्मा की हत्या नहीं करता तो इस देवगुप्त की हत्या कौन नहीं करता? राज्यवर्धन नहीं करता। और राज्यवर्धन जब देवगुप्त की हत्या नहीं करता तो शशांक उसकी हत्या क्यों करता? तो असली जो बीमारी की जो जड़ थी वो शशांक थी। इसलिए क्या प्रतिज्ञा की गई हर्षवर्धन के द्वारा कि या तो मैं इस पृथ्वी को गॉड विहीन कर दूंगा, अन्यथा जिस प्रकार पतंगा अग्नि में प्रवेश कर स्वयं को भस्म कर लेता है, मैं भी घी से जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा और स्वयं को नष्ट कर दूंगा, ठीक है। इस प्रतिज्ञा के साथ हर्षवर्धन ने जो है आक्रमण किया और अपने सेना को संगठित किया। सेना को संगठित करने के क्रम में इसने अपने ममेरे भाई भंडी को बुलाया। किसको बुलाया? भंडी को बुलाया। इधर राज्यश्री कहां चली गई? विंध्य पर्वतों की ओर। अब जब ये भंडी को बुलाया तो इसने आक्रमण करने का प्लान बनाया। किस पर? शशांक पर। दूसरी तरफ से सूचना मिली कि राज्यश्री जो है वो कहां चली गई है? विंध्य पर्वतों की ओर चली गई है। तो यानी सिक्योरिटी का सवाल था, बहन की सिक्योरिटी का। तो हर्षवर्धन ने शशांक पर आक्रमण करने के बजाय राज्यश्री को बचाना उचित समझा। हर्षवर्धन ने एक व्याघ्र केतु, जो उस समय मालवा में इनका कोई सामंत था, उस व्याघ्र केतु की मदद से एक दिवाकर मित्र, एक बौद्ध भिक्षु था, दिवाकर मित्र, ये एक बौद्ध भिक्षु था। इससे ये जाकर के मिले, बौद्ध भिक्षु इस दिवाकर मित्र से मिले। दिवाकर मित्र ने अपने गुप्तचर छोड़े हुए थे और उन गुप्तचरों ने बताया कि राज्यश्री सती होने वाली है, राज्यश्री चिता पर बैठने ही वाली थी। यह सूचना हर्षवर्धन को मिली तो व्याघ्र केतु और दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन वहीं पर भंडी के साथ पहुंच गया। भंडी कौन था? हर्षवर्धन का ममेरा भाई, ठीक है। तो हर्षवर्धन कहां पहुंच गया? राज्यश्री के पास पहुंच गया और अपनी बहन को उस चिता से नीचे उतारा और बहन को समझाया। बहन राज्यश्री समझ गई और बहन ने कहा कि मैं शासन नहीं करूंगी। कहां का राजा बनेगी? कन्नौज का शासक बनेगी राज्यश्री। पुत्र था नहीं, क्योंकि विवाह को ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, तो ग्रहवर्मा से इसके कोई पुत्र था नहीं, इसलिए हर्षवर्धन या तो शासन कर सकता था कन्नौज पर या फिर राज्यश्री कर सकती थी। हर्षवर्धन से जब कहा गया तो हर्षवर्धन ने कहा कि मैं बहन के अधिकार के क्षेत्र पर शासन नहीं करूंगा। राज्यश्री स्वयं शासन करने के लिए तैयार नहीं थी। राज्यश्री ने कहा कि मैं कषाय वस्त्र धारण करूंगी और मुझे भिक्षु बनने की आज्ञा दी जाए। तो जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने राज्यश्री को कषाय वस्त्र धारण करने से इनकार कर दिया कि आप नहीं कर सकते, आपको शासन करना होगा। अब यहां पे राज्यश्री को हर्षवर्धन ने समझाया और राज्यश्री हर्षवर्धन के साथ मिलकर कन्नौज में शासन करने के लिए तैयार हो गई। इसी क्रम में हर्षवर्धन की जो राजधानी थानेश्वर में हुआ करती थी, यहां पर उसने अपनी बहन का शासन चलाने के लिए कन्नौज में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली और दोनों भाई बहनों ने मिलकर के शासन करना स्टार्ट किया। तो देखिए यहां पे कितनी कंडीशंस यहां पे आई हैं। कंडीशंस ये हैं, एक बार मैं दोबारा इस चीज को समझाना चाहूंगा आपको, फटाक से समझना कि एक शासक था जिसका नाम था महासेन गुप्त। कहां का राजा था? मालवा का राजा था, जिसके बेटे इस क्रम में थे। एक तो था देवगुप्त और दूसरे थे माधव और कुमारगुप्त। महासेन गुप्त संकेत था देवगुप्त के व्यवहार से, इसलिए उसने अपने बेटों को कहां भेज दिया? थानेश्वर। तो यानी देवगुप्त को थानेश्वर से शत्रुता हो गई। जब उसे मौका मिला
तो उसने कन्नौज के राजा मौखरी शासक ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये असली जड़ थी यहां पे कि अगर महासेन गुप्त जो था वो शासक देवगुप्त को बना देता तो शायद थानेश्वर के साथ अच्छे संबंध होते, लेकिन महासेन गुप्त को लगता था कि देवगुप्त योग्य उत्तराधिकारी नहीं है, ये तो दुष्ट है, इसलिए उसने इसको उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। इसने अपने बेटों को सकुशल भेज दिया और जब इसकी मृत्यु हो गई तो देवगुप्त ने बलपूर्वक मालवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और उसमें इसके जो हेल्प मिली वो गौड़ नरेश शशांक से मिली थी। तो ये सारा सीन उस जमाने में यहां पे रहा था। चलिए, तो ये जो आज की हम सीरीज है इसको यहीं पर रोकेंगे और इसके बाद अगली जो लेक्चर हम होगा वो पूरा का पूरा हर्षवर्धन पे होगा। इससे आगे हम चलेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मैं हर्षवर्धन के बारे में प्रॉपरली अध्ययन कराऊंगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं समापन चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।